ओम शांति, ओम शांति। सभी ने नहीं बोला ओम शांति। परमात्मा के इस प्यारे प्रांगण में अपने अपने घर की जो सदा खुशहाली दिन और रात सोचते हैं, जो अपने घर और परिवार को सदा मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, ऐसे सभी पुण्य आत्माओं का यहाँ आज आगमन हुआ है। हम उस परिवार और उस घर की एक छवि अपने अंदर लेके चलते हैं कि जो हमें दिल से हमने संवारा होता है, सजाया होता है, तिनका तिनका जोड़ के भी बसाया होता है। और ये घर और परिवार का कॉन्सेप्ट, ये हमारी संस्कृति की पहचान है, क्योंकि हमारी संस्कृति का इतना विशाल दृष्टिकोण रहा है कि हम इस वसुधा पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर को ये नहीं कहते हैं सिर्फ कि मुझे शांति मिल जाए, सिर्फ मैं खुश हो जाऊं, लेकिन हमारा शांति मंत्र भी ऐसा है जिसमें मन की शांति, शरीर की शांति, साथियों की शांति, पृथ्वी शांति, आकाश में शांति, जल में शांति, वनस्पति में शांति, और इस संसार में जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उन सबको शांति मिले, ऐसा हमारा भाव संस्कृति का दिया हुआ है। तो जो विश्व को परिवार मानता है, ऐसा हमारा देश, उसमें हर परिवार ये भी एक हमारी शान है। परिवार और घर में रहना ये भारत में ही विशेष कॉन्सेप्ट है, वरना और जगह पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स तो सभी बन जाते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के लिए जो दिल में भाव लिए चलते हैं, वो हमारे देश में ही होता है। हम देखते हैं ऐसे कई परिवार जहां एक व्यक्ति कमाता है और 10 लोगों का पेट भी भरता है और अपनापन से भरता है कि मेरे अपने हैं। बल्कि कुछ और भी रिश्तेदारों के भी बच्चे कभी कभी साथ में पलते हैं और तब भी उसे भी अपनापन महसूस होता है। वरना पाश्चात्य संस्कृति, जिसे विकसित देश कहा जाता है, कहने को तो वो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वहां पर बच्चे को भी बड़ा होने के बाद माता पिता के साथ रहना जरूरी नहीं लगता। अगर कोई माता पिता भी अपने बच्चे को डांट देते हैं तो बच्चा कॉल करके पुलिस स्टेशन से पुलिस बुलाता है, क्योंकि वहां संबंधों की परिभाषा ही अलग है। लेकिन हम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे, ये हमारी कल्चर है, जहां हम कहते हैं हम सुख भी साथ में भोगेंगे, दुख भी साथ में झेल लेंगे, खुशियां भी साथ में मनाएंगे, तो मातम भी होगा तो साथ बैठ के मनाएंगे।
ऐसे परिवारों की संस्कृति रही है हमारे यहाँ पे कि 100-100 लोगों का एक चूल्हा होता था। भारत को कहते हैं ग्रामीण संस्कृति का देश रहा है, क्योंकि हमारा मूल व्यवसाय ही कृषि रहा। ऋषियों ने भी कृषि की और ऋषियों ने भी गृहस्थ में रहते हुए आश्रम को भी घर की तरह रचा संभाला। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जहां ऋषियों ने भी गुरुकुल के अंदर एक परिवार की भावना से शिक्षा पद्धति को भी हम सबके अंदर सींचा। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका बचपन गांव में बीता होगा। कितने लोग ऐसे, या आज भी कोई ना कोई परिवार की जड़ें गांव में जरूर होगी। तो गांव कैसा होता था? गांव अपने आप में एक ऐसा यूनिट था कि जहां पूरा गांव भी एक परिवार की तरह होता था। सुख दुख में सहभागी, एक दूसरे को सभी कनेक्टेड। कोई भी कार्य होता था तो सब मिलकर के कर लेते थे और कभी भी कमी नहीं होती थी जीवन में। हम आधार कार्ड से या मकान नंबर से नहीं पहचाने जाते हैं गांव में, लेकिन चेहरे से भी पता चलता था कि ये इसका बेटा या इसका पोता है। इतने नजदीक होते थे। किसी एक घर में अगर कोई डेथ हो जाती थी, अर्थी उठती थी, तो सभी घरों में मातम होता था कि जैसे अपना कोई चला गया। इतना अपनत्व हमारे गांव में रहा है। संयुक्त परिवारों में अधिकतर लोग रहते हैं। बेशक घर भले बड़े ना हों, लेकिन दिल बहुत बड़े होते थे। कहते हैं कि ह्यूएन सांग और फाहियान जैसे यात्री जो चाइना से भारत में आए, लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पे अलग अलग स्थानों पर भ्रमण किया, तो उन्होंने वर्णन में लिखा कि भारत में लोग ताला नहीं लगाते, घर में ताले नहीं लगते थे। कहीं गए तो मीलों पैदल चलना होता था या बैलगाड़ी होती थी। बहुत स्लो ट्रांसपोर्टेशन थे, तो बहुत टाइम लग जाता था। कोई हरिद्वार गया, कोई काशी मथुरा गया, तो महीनों लग जाते थे यात्रा करके आने में। तो पड़ोसी को केवल कह के चले जाते थे कि जैसे आप अपने घर को देखोगे, मेरे घर में भी नजर रखना। आज भी महाराष्ट्र का एक गांव है जहां सुना है कि ताले नहीं लगते, है ना, शनि शिंगणापुर। ये कहीं ना कहीं सैंपल आज भी है। ये हमारा कल्चर था, क्योंकि अपनत्व था, और इस अपनत्व ने परिवार की कल्चर को यहां जिंदा रखा। संयुक्त परिवारों में बच्चे बड़े होते थे तो उसे बड़ा होने तक ये पता भी नहीं चलता था कि माँ अलग होती है, बड़ी माँ अलग होती है, चाची अलग होती है। उसके लिए सब माँ होती थी, और एक माँ डांटती थी तो दूसरी माँ संभालती थी। पर इतना आजकल की तरह बच्चों को काउंसलर के पास नहीं भेजना पड़ता था कि बच्चा डिप्रेशन में, काउंसलर में जाना पड़ेगा। वो बात ही नहीं थी। घर में ही सब प्रकार की ऊष्मा, सब प्रकार के स्पंदन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैनेजमेंट घर में ही हो जाता था। ये था असली घर, ये था हमारा परिवार। इसीलिए किसने कहा था कि गांव छोड़कर जिस दिन शहर में बस जाओगे, गांव छोड़कर जिस दिन शहर में बस जाओगे, देख लेना एक दिन हंसने को तरस जाओगे।
आज हम पड़ोस में रहते हैं, कईयों को देखते हैं, कई दिन तक तो हेलो नहीं करते, पहचान होती भी है तो शक के दायरे में जीते हैं, कितना किसके क्लोज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहाँ हम खुले दिल से सबको अपनाते थे, हर चीज की शेयरिंग होती थी। बड़े भाई का कपड़ा टाइट हो गया तो छोटा भाई प्यार से पहनता था, राइट। बड़े बहन की पुरानी किताबों से छोटी बहन भी पढ़ लेती थी, पर हम खुश थे बहुत। नए कपड़े मिलते कब थे? दिवाली या घर में कोई शादी आ गई, वो भी कैसे मिलते थे? एक दर्जी आके बैठ जाता था और एक बड़ा सा कपड़ा थान आ जाता था, सब लाइन में खड़े रहो, सबका माप निकालो। कहीं भी जाएं तो पता चलता था ये एक ही घर के बच्चे हैं, क्योंकि बैंड बाजा की तरह सब एक कलर का पहनते थे। लेकिन हम खुश थे, कभी बुरा लगता था? बिल्कुल भी नहीं। इतनी सिंपल हमारी लाइफ थी कि जहां पर दिखावे की कोई बातें ही नहीं थी। फंक्शन होता था तो कोई इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती थी? कभी नहीं। किसी के घर से बिस्तर आ गया तो किसी के घर से बर्तन आ गए, किसी ने बिछौना लाया तो किसी ने और कुछ संभाल लिया, और मिलजुल के फंक्शन पूरा हो जाता था, कोई तकलीफ नहीं होती थी। और कितना खर्च होता था? आजकल शादियां, फंक्शन बहुत महंगे होते हैं, लेकिन बावजूद उसके रिश्ते कच्चे, मकान बड़े पक्के, पर संबंध बहुत कच्चे। फंक्शंस में अगर बाहर से कोई आता था तो ढोल बजाने वाले या कोई एक दो डांस करने वाले आ जाते थे, इतना ही बाहर से कोई आता था। बाकी घर वाले मिलके बनाते थे, खिलाते थे, मुंह में खिलाते थे, क्या प्यार था। आजकल बुफे डिनर होता है, 50 काउंटर होते हैं, लेकिन लोग खाते ऐसे हैं कि लाइन में से तड़प रहे हैं कई कई तो। और वो कितनी शान थी, बाकायदा मेहमान की तरफ बिठाते थे, भोजन भी हमारा लकड़ी के फट्टे पर होता था, भोजन का भी इतना सम्मान दिया जाता था, और विधिवत एक दूसरे को प्रेम से परोसा जाता था। घर के लोग खुश होते थे बना के खिलाने में। आजकल हमारे यहाँ शादियां होती है तो घर के लोगों को 10 दिन पहले से खाना बनाने से छुट्टी मिल जाती है, और वो तैयारी करते हैं किसकी? संगीत की। पहले घर के लोग खाना बनाते परोसते नाचने वाले बाहर के होते थे, और अभी अब घर के लोग उसकी तैयारी करते हैं, कोरियोग्राफी, ड्रेस फिटिंग, और खाना कोई भी बना रहा है। हमने कितना सारा चेंज लाया अपनी लाइफ में, अपनी संस्कृति में। कहाँ हमारे वस्त्र बड़ी मर्यादा युक्त होते थे। आज भी राजस्थान में मैं देखती हूँ बहनें घूंघट में भी रहती है, कोई कोई बुराई वाली बातें नहीं है इसमें, बड़ा रिस्पेक्ट है इसके अंदर। कोई मजबूरी से आज भी कोई घूंघट नहीं कर रहा है, वो एक प्रकार की इज्जत देते थे, शान होती थी। आज वस्त्र भी ऐसे हैं जिसमें शरीर ढकने की मानसिकता कम है,
और अपना बॉडी फिटनेस दिखाने की मानसिकता ज्यादा है। परंतु वो जो हमारा कल्चर था जिसने भारत भूमि को महान बना के रखा था, देवभूमि थी जहां नारियों का मान था, जहां हर बालक एक मोहन है, राधा एक एक बाला, वो भारत देश है मेरा। आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को ही केवल गीत सुन लेते हैं, लेकिन ये जो संस्कृति हमने सिखाई है, अपनत्व जो था, इसी से हमारी जड़ें मजबूत थी। जड़ों में विश्वास, प्रेम, अपनत्व, ममत्व और एक दूसरे के लिए कुछ त्याग करने की भावना, ये हमारे संबंधों की असली परिभाषा थी। आज हम देखते हैं संबंधों का भी चीरहरण हो रहा है, जिसमें केवल और केवल एक दूसरे से मांगने की इच्छा है, देने की भावना नहीं है। अरे घर भी जब मकान बनता है तो केवल ईंटों से नहीं बनता है। ईंटों के बीच में जब तक शक्तिशाली केमिकल ना हो, सीमेंट ना हो, प्रॉपर मसाला नहीं डाला गया हो, तब तक केवल ईंटें तो टकराती है, आवाज करती है। ऐसे जीवन और संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक ईंट की तरह है, जुड़ के ही परिवार बनता है। परंतु उन सब के बीच में जो प्यार और विश्वास की केमिकलिंग की जरूरत है, ग्रेसिंग की जरूरत है, वो आज के समय में कहीं ना कहीं मिस होती दिखाई दे रही है। 30-30 साल तक एक साथ रहे ऐसे कपल्स का डिवोर्स हो रहा है, और उस डिवोर्स के टाइम पर आप उनकी दलीलें सुने, डिबेट सुनिए तो क्या होती है, ये मुझे समझते नहीं है, और वो कहते हैं मेरी पत्नी मुझे समझती ही नहीं है। 30 साल गुजार दिए लेकिन एक दूसरे को समझ न पाए। जमीन से आसमान की दूरी माप ली, अंतरिक्ष में पहुंच गए, ग्लोबल विलेज बन गया। एक छोटे से फोन से आप सारी दुनिया से ऑडियो वीडियो से कनेक्ट हो जाते हैं। इतनी एडवांसमेंट आ गई, विज्ञान ने हमें क्या नहीं दिया, सारी दूरियां कम हो गई। जहां कभी पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, आज व्यक्ति इतना जल्दी पहुंच रहा है। लेकिन एक छत के नीचे रहने वाले दो लोग एक दूसरे से नजदीक आए हैं या दूर हो गए हैं। जहां एक दूसरे को समझना मुश्किल हो रहा है। घर ऐसी जगह होती है जहां इंसान को खुल के बोलने की आजादी होती है, खुल के हंसना, खुल के रोना, उसकी फ्रीडम होती है। दुनिया में कहीं भी घूम के आए, घर पहुंचते हैं तब विश्राम मिलता है, राइट? लेकिन क्या आज हम सबके घर परिवारों की वो स्थिति है कि जहां प्रत्येक को कुछ भी बोलने की आजादी है, सुनने वाले हैं, बोलने वाले बोल तो लें, लेकिन सुनने वाले भी तो हों। आज वो विश्वास
कि मैं किसको दिल की बात बताऊं, किसके कंधे पे मेरा सिर रख के अगर मैं रो लूं तो मैं हल्की हो जाऊं। आज घर में भी कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ रहा है। अपनों में भी कोई बात बताने से पहले शब्द ढूंढने पड़ते हैं। ये दूरियां हर संबंध में जो आई है, उसने ही कहीं ना कहीं हमारे डेकोरेटिव, जैसे बहन बता रही थी, घर में बहुत सारी चीजें हम सजा रहे हैं, सपनों का महल बनाते हैं, हर चीज अच्छी से अच्छी लगाते हैं, परंतु उस मकान को हम घर नहीं बना पाते हैं जब तक कि वहां अपने लोगों के बीच प्रेम का सेतु ना हो, विश्वास की डोर न हो, तो घर के मेंबर्स के बीच में वो माला वाली एकता नहीं दिखाई देती है। और धागे एक बार जब टूटते हैं तो बेशक गांठ लगाते हैं, लेकिन फिर मोतियों को पार होने में दिक्कत तो आती है, क्योंकि धागे में एक बार गांठें जो पड़ गई, आज हमारे रिश्ते कितनी गांठों से भरे पड़े हैं। दादी जानकी जी, जो कि यहाँ के इस भूमि से बहुत लगाव जिन्होंने रखा, पूर्व प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी इसकी, हमेशा कहती थी कि कोई भी रिश्ता मजबूत तब होता है जब उसमें 3 चीजें हो। एक, केयरिंग नेचर हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, ये तो हर कोई बोल देगा, लेकिन मेरा ध्यान इसमें हो कि दूसरे को क्या अच्छा लगता है। केयरिंग, संभाल करना, देखभाल करना। पौधे को भी जब आप लगा देते हो तो उसके साथ ही ट्री गार्ड लगाते हो या सपोर्ट देते हो, पानी पिलाते हो, खाद देते हो, तब वो पौधा पनप के घटादार फलदार वृक्ष बनता है। संबंधों में भी पहली चीज है देखभाल, केयरिंग। आज बहुत बार हम एक दूसरे की केयर नहीं करते हैं, ऐसे शब्द बोल देते हैं। सारा दिन संसार की आपाधापी से व्यक्ति शाम को घर पे आता है, पत्नी ने छोटी सी कोई बात बोल दी तो तुम सारा दिन करती क्या हो, पता नहीं है ना। कई बार दूसरी साइड से भी यही होता है, आपको तो कुछ संभालना नहीं, सारा मुझे सारा दिन संभालना है। ये जो शब्दों रूपी बाण चल जाते हैं, कहते हैं शब्द संभल के बोलिए, शब्द देते हैं ध्यान। शब्द से घाव भी लगता है तो शब्दों से मरहम भी लगता है। जीभ के ऊपर लगा हुआ कोई भी घाव बहुत जल्दी भर जाता है। जीभ के ऊपर कभी कभी कट जाती है जीभ, कुछ खाने से, कभी दांतों के बीच आ जाने से जीभ पर घाव लगता है, बहुत जल्दी मिट जाता है। लेकिन जीभ से जो घाव लगता है वो जल्दी मिटता नहीं है। लोग सालों तक याद रखते हैं, आपने ऐसा बोला था। शब्द ऐसे हों जिसमें आपके मन का भाव व्यक्त हो, केयरिंग। बिना वजह भी हम किसी को पूछ लें आप कैसे हैं, आप कैसा फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या पसंद है, आज आपके लिए क्या बनाया जाए,
आज आपको कहीं इच्छा हो तो घुमाने ले चले। बहुत सारे बुजुर्ग आज परिवारों में इसलिए उदास है कि उनके बेटों ने उनके लिए अलग कमरा तो रखा है, अच्छी दवाइयां तो दिलाते हैं, नर्स या वो भी लगा रखा है, कोई केयर टेकर भी, पर वो बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे बच्चों को हमारे पास बैठने का टाइम ही नहीं है। वो तरसते हैं कि हमारे बच्चे घंटा भर पास में बैठे तो। लेकिन आज की युवा पीढ़ी भाग रही है। हमारा युवाओं से बहुत इंटरेक्शन होता है। हम बहुत बार कहते हैं कि कभी घर के बुजुर्गों से भी बात कर लिया करो। कहते हैं कि वो बड़ा रोक टोक करते हैं, वही चीजें बार बार पूछते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। युवा लड़कियां आज रोज घर से बाहर निकलती है, उसे अच्छा नहीं लगता है कि घर से निकलते समय घर की सास को या मां को या बुजुर्ग को पूछ के या बता के रोज निकलना पड़े। बहुत बार कई कहते हैं हमारी फ्रीडम चली जाती है, हम रोज बता के जाएं, कहीं जाएं तो पूछ के जाएं, ये हमें बंधन लगता है, इसलिए बुजुर्ग नहीं चाहिए। तो मैं उनको कई बार कहती हूं कि आपकी बूढ़ी सास घर के आंगन में या ड्राइंग रूम में बैठी जब आपको निकलते समय पूछती है ना, बेटा कहाँ जा रही हो, या बेटा कब तक आओगी, तो ये महज इंक्वायरी करने के लिए नहीं पूछती है, लेकिन जब तक आप वापस नहीं आते हो ना, तब तक वो अपने कंपन करते हुए हाथों से भगवान को कहती रहती है, हे भगवान मेरी बेटी या बहू जहां भी गई है उसे सुरक्षित रखना। बुजुर्गों के हाथ बेशक कमजोर हो जाते हैं, लेकिन उन हाथों से मिली हुई दुआओं में बहुत ताकत होती है। जिनके घर से बुजुर्ग चले जाते हैं ना, उन्हें पता चलता है कि आशीर्वादों की, छत्र छाया की कितनी कमी होती है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि आज उस बुजुर्गों की संभाल नहीं हो पा रही है। भारतीय संस्कार है, फैमिली सिस्टम है, तो ओल्ड एज होम में शायद न भी भेजे, बहुत लोग तो भेज रहे हैं। कभी कभी वैलिड रीजन भी होता है कि जब बच्चे हैं नहीं, दूर रहना है और वहां बुजुर्गों का साथ रहना संभव नहीं है, तब उनकी देखभाल के लिए अगर उनकी व्यवस्था हम करते हैं तो बुरी बात भी नहीं है। कई बुजुर्गों को हम मिलते हैं ओल्ड एज होम में, वो वहां खुश भी है, बजाय उसके कि घर में वो दोयम दर्जे का व्यवहार सहन करते हैं। उससे उनको अच्छा लगता है कि वो अपने जैसे बुजुर्गों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। घर में उनको एक अनवांटेड चीज की तरह अगर ट्रीट किया जाएगा तो वो घर उनके लिए क्या हो जाता है। देखभाल, हमने ऐसे बुजुर्ग भी देखे हैं जिनको सरकारी पेंशन के 1500-2000 रुपया आता है, वो भी अपने लिए रख के बिना वो अपने बच्चों को देने को तैयार है। बस वो इतना ही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ रहे, हम अपने पोते पोतियों को देखें, उनके साथ खेलें। लेकिन आज का युवा कभी कभी उस अधिकार से भी उन बुजुर्गों को वंचित कर देता है। केयरिंग नेचर जरूरी है कोई भी रिश्ते को। बच्चों को भी आज कई बार हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कमाने में लगे हैं, बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं।
उनको मोबाइल भी दे दिया, उनको अच्छी कोचिंग लगा दिया, उनको स्पोर्ट्स ज्वाइन करा दिया, उनको डांस क्लास ज्वाइन करा दिया, उनको सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या नहीं दिया? क्वालिटी टाइम नहीं दिया। एक्चुअली बच्चों के अंदर जो ग्रो हो रही है चीजें, वो आप ऑब्जर्व तो कीजिए। आपके बच्चों के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, किस बात को वो चाहते हैं, किस बात से वो डरते हैं, आपको उसकी स्टडी करनी पड़े। एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा अपने पापा को पूछता है, पापा आप पूरे दिन में कितना कमाते हो? पापा ने कहा तुझे क्या करना है? नहीं पापा प्लीज बताओ। तो उसने रैंडमली बोला 50,000 कमाता हूं। बेटा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद बोला 1 घंटे में कितना कमाते हो? तुझे क्या करना है? प्लीज पापा बताओ। तो 5,000 कमा लेता हूं। अच्छा, फिर बेटा अपने रूम में गया, फिर वापस आके बोलता है पापा मुझे 2,000 रुपया उधार देंगे? तो उधार किस लिए चाहिए? तुझे पॉकेट मनी मिलता है, जो चीज चाहिए वो मिलती है। नहीं पापा प्लीज मैं लौटा दूंगा, लेकिन मुझे 2,000 रुपया आज उधार दे दो। वो बड़ा काम में बिजी था, वो कि आज ही बच्चा क्या कर रहा है, उसको पकड़ा दिया। थोड़ी देर में बेटा अपने बेडरूम से फिर वापस आया। 3,000 उसके पास सेविंग थी, 2,000 पापा के पैसे मिला के एक लिफाफा उसके पिता के हाथ में देके बोलता है पापा ये 5,000 रख लो, 1 घंटा फोन बंद करके मेरे साथ बिताओ ना। आप वो सब कुछ कर रहे हो और क्या कह रहे हो? बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं, बच्चों के लिए धन कमा रहे हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो, लेकिन बच्चों के पास बैठ के बच्चों की दिल को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। रिश्तों को केयरिंग की जरूरत होती है। दूसरा दादी जानकी कहते थे शेयरिंग, केयरिंग देन शेयरिंग। कोई भी रिश्ते पनपते तब है, बचते तब है जब उसमें कम्युनिकेशन होता रहे। क्योंकि रिश्तों में जो हम एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं, इससे हमारी एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती है। मैंने आपसे कुछ कहा, मेरी एनर्जी आपको मिली, आपने मुझसे कुछ कहा, देखा, खिलाया, बात किया, वो एनर्जी मुझे मिली। इसलिए पहले के समय में ये नियम था कि घर में सब साथ बैठ के खाएंगे। कहते भी है कि जो लोग एक साथ बैठ के खाते हैं वो एक जैसा सोचते हैं। When we eat together, we think together. 80s में, 1980 के दशक में यूनाइटेड किंगडम में, यूके में एक कॉन्सेप्ट आया। अधिकतर लोग जैसे आजकल तो यहाँ पे भी, अपने यहाँ पे भी है, दोनों घर के मेंबर, पति पत्नी दोनों अर्निंग मेंबर होते हैं। तो उन्होंने सोचा जब दोनों को ही जॉब पे जाना है, शाम को आते समय पैकेट में खाना लेके आना है, वही घर पे आके खाना है या डब्बों में पड़ा हुआ खाना है, तो घर में किचन का एरिया किस काम का? वैसे ही बहुत महंगाई है। तो एक कॉन्सेप्ट आया, होम विदाउट किचन। तो वहां के बुजुर्गों ने भी उस वक्त कहा कि ये कॉन्सेप्ट आज तो आपको अच्छा लग रहा है कि घर हो लेकिन उसमें किचन ना हो, क्योंकि जरूरत नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब ये कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर को बहुत नुकसान करेगा। हुआ क्या? उस जमाने में 20% शादियां डिवोर्स में बदलती थी।
यूके में। लेकिन जैसे ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा, आज 90% शादियां टूट रही है, क्योंकि खाना बनाना और खिलाना ये केवल एक काम नहीं है, ये भावना है, ये प्रेम है, ये रिश्तों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। तभी तो कहां भी कोई चला जाए, लेकिन घर का भोजन, घर का स्वाद, मां के हाथ की रोटी याद आती है। वो खुशबू याद आती है जो गांव के चूल्हे पर वो बूढ़ी माता ने, जिसको कोई टेस्ट का पता नहीं, जिसकी आंखों से पूरा दिखता नहीं, उस किचन में लाइट नहीं होती, मसाले नहीं होते किचन में, लेकिन जिस प्यार से पास में बैठ के माँ जो खिलाती है ना, वो खाना दुनिया के किसी 5 स्टार होटल से बहुत ऊपर है, कहीं नहीं मिलता वो। तो ये जो परंपरा थी कि महिलाएं सबको खिलाती थी, सब साथ में बैठ के खाते थे, ये भी एक शेयरिंग होती थी। उस वक्त बातें होती थी, मिलना होता था, मीटिंग होती थी। और जब हम एक दूसरे को अच्छी बातें शेयर करते हैं, दिल का हालचाल एक दूसरे का शेयर करते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। आज जो लोग अकेले अकेले रहते हैं, स्कैटर्ड फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली जिसको बोलते हैं, वहां यही हो रहा है कि शेयरिंग नहीं हो रही है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, युवा सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि सही समय पर कोई मेरी बात सुन ले या मैं पूछ सकूं ऐसा कोई है ही नहीं। 2 ही लोग रहते हैं, दोनों में झगड़ा हो गया तो जाएंगे कहां? कहां जाएंगे? दोनों ही घुटते हैं और रिश्तों में बोलचाल बंद हो जाती है। कितना भारी होता है वो दिन कि एक छत के नीचे आप 2 लोग रह रहे लेकिन बात नहीं कर रहे। अनुभव तो होगा। इसलिए हम एक बात तो जरूर कहते, किसी से भी कितनी भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, लेकिन कम्युनिकेशन बंद मत कीजिए, बात करना किसी से भी बंद मत कीजिए। किसी ने कहा है, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, इसलिए मिलते रहें, सबसे खुलते मिलते रहिए, क्योंकि न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, पता नहीं चलता है। अभी अभी एक होटल में आग लगी, वो हादसा आपने देखा होगा। एक बुजुर्ग को मिलने के लिए उसके परिवार के 8 लोग हॉस्पिटल में आए थे। वो बुजुर्ग को मिल लिया हॉस्पिटल में, उनको अभी और हॉस्पिटलाइज रहना था, और वो सभी होटल में आए और वो 8 के 8 एक साथ आग लगने से समाप्त हो गए। वो बुजुर्ग अभी जिंदा है। अच्छी बातें रिश्तों में करते रहना चाहिए। हमारे पास माउंट आबू में एक बुजुर्ग कपल आया था। उनकी जीवन कहानी में कुछ ऐसा था कि शादी के कुछ 17 साल के बाद में संतान प्राप्ति हुई, एक बेटा। तो इतने सालों के बाद एक संतान, तो नेचुरली ये बहुत खुशी, बहुत प्यार दिया गया। और जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज मिलती है तो कभी कभी क्या हो जाता है, फायदा होता है, नुकसान होता है। तो उस बेटे को वो सब कुछ मिलता गया जो चाहिए उसको, मांगने से पहले हाजिर। तो कुछ उसकी आदतें बिगड़ती चली गई, थोड़ा सा वो बुरे संग में फंस गया, माँ बाप से दूर दूर कटा कटा रहने लगा। माँ बाप बहुत चिंतित, एक ही तो बेटा है, खुद बुजुर्ग हो गए हैं, बेटा भी ऐसा है, थोड़ा कुसंग में है, बुरी आदतें हो गई,
बात भी नहीं करता है कई बार। एक बार उसका बर्थडे था, 18 साल का हुआ। माँ बाप ने सोचा आज अच्छा मौका है, उसे खुश किया जाए, उससे अच्छी बात होगी। तो पूरा दिन तैयारी की कि शाम को वो आएगा तो मिलके केक काटेंगे, मिलके अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, उसको भी खुशी होगी, रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। रात को 11:30 बजे बेटा घर पे आया। उसके पांव जमीन पे टिक नहीं रहे हैं, वो नशे में धुत है। माँ ने कहा आओ बेटा बैठो हमारे साथ, देखो हमने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है, देख तुम्हारे लिए क्या सजाया गया है। सुन ही नहीं रहा है। 2-3 बार कहा बेटा 5 मिनट बैठ जाओ, वो सुन ही नहीं रहा है। वो अपने कमरे में सीधा ऊपर जाने लगा। माँ बाप भूखे बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं, रात हो गई है और वो बेटा जाने लगा अपने कमरे में। तो माँ के मुख से एक शब्द निकल गया जो अमूमन कई बार निकल जाता है ना, ऐसा बेटा तो नहीं था तो भी ठीक ही था। बाकी कुछ नहीं सुना उस बेटे ने, लेकिन वो लाइन सुन ली। अपने बर्थडे के दिन रात को 12 बजे वो अपने कमरे में पंखे से फंदा लगा के खत्म हो गया। क्या बीती होगी उस माता पिता पर। बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में चले गए। बाद में कहीं जाके मेडिटेशन और काउंसलिंग करके तब ये घटना हमारे सामने भी आई थी। तो समय रहते शेयरिंग कीजिए, समय रहते रिश्तों को संभालिए, नहीं तो आज रिश्ते नाजुक कांच से हो गए हैं जो हमें भारी कर रहे हैं। एक हार्ट की हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बोर्ड लगा था, अगर दिल खोल दिया होता अपनों के साथ, अगर दिल खोल दिया होता यारों के साथ, तो आज यहां न खोलना पड़ता औजारों के साथ। क्या हो रहा है आज छोटी छोटी उम्र में? हार्ट प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, ब्रेन स्ट्रोक, मेमोरी लॉस, बीपी हाई। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे मन में बोझ है, बातें हैं कि अंदर जमा है, एक दूसरे की बात तीसरे से कर रहे हैं लेकिन उसके साथ नहीं कर रहे हैं। होता है ना? एंटरटेनमेंट का इतना जगत क्यों फैला है पता है? गम भुलाने के लिए। कुछ वैसी बात है कि जैसे कहते हैं कि कबूतर जब कभी बिल्ली को आता हुआ देखता है तो उसे डर लगता है और वो डर के मारे आंख बंद कर देता है। उसके बाद वो निश्चिंत हो जाता है कि अब बिल्ली नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बिल्ली तो फिर भी आ ही रही है। करना क्या चाहिए? पंख फैलाने चाहिए और थोड़ा सा दूर जाना चाहिए, उड़ना चाहिए। वो पंख फैलाना भूल जाता है, आंख बंद कर लेता है, दिखता अब नहीं है, इसलिए लगता है कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है। कुछ वैसे ही है, जब मन उदास है तो रिमोट कंट्रोल पकड़ लिया, बैठ गए सोफा पर और चलो थोड़ा टाइम पास हो गया, थोड़ा भूल गए, लेकिन क्या दर्द खत्म हो गया? सोशल मीडिया पे लग गए, रील्स देख ली, फेसबुक ओपन करके सबके प्रोफाइल खंगाल लिए, सब देख लिया, चलो थोड़ी देर चेंज मिला। क्या चेंज मिला? मन का सोचना चेंज नहीं हुआ, एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ, बातों के बीच में जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं वो चेंज नहीं हुई,
क्या चेंज हुआ? एंटरटेनमेंट का जगत बहुत फैल रहा है, लेकिन समस्या वहां की वहां है, बल्कि बढ़ रही है। एक बार एक फैमिली कोर्ट की जज ने हमें एक बहुत सुंदर बात बताई थी कि आजकल जो रिश्ते डाइवोर्स हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, बड़ी खराब परिस्थितियां हैं। कल तक जीने मरने के वादे करने वाले, अच्छी अच्छी फोटो फेसबुक पे अपलोड करने वाले, जब तलाक की प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तब जिस हिसाब से हिसाब किताब होते हैं, डिमांड्स होती है, इतनी करुण स्थिति बनती है। आपने अपने आसपास देखा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जो समझती हूं, मेरे पास जो यंग कपल्स आ रहे हैं कई डिवोर्स के लिए, दो कारण है आज के टाइम में रिश्तों को टूटने के। एक व्हाट्सएप और दूसरा टीवी पर चलने वाले धारावाहिक। एक धारावाहिक जब कोई देखता है लगातार, तो पता है कोई भी सीरियल आपको टीवी में अच्छी कब लगती है? कब अच्छी लगती है? जब उसमें का कोई पात्र आपको अपने जैसा लगता है, राइट? आपको लगता है बिल्कुल इसकी भी पत्नी कर्कश है, मेरी भी है, ये बिल्कुल मेरे जैसा भुक्तभोगी है। महिलाओं को भी कोई पात्र पर्टिकुलर बहुत अच्छा लगता है, तुलसी मेरी जैसी, सबका ध्यान रखती, उसका कोई नहीं रखता। मैं भी वैसी हूं, मैं सबका ध्यान रखती हूं, मुझे कोई नहीं पूछता। उसको देखते रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे, अपनत्व हो जाता है। और कई बहनें तो रात को सीरियल मिस हो गया तो सवेरे रिपीट रिपीट वाला देखना जरूर है, मिस नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही एक कपल था, किसी नए शहर में रहने आए, कोई पहचान नहीं, कोई संबंधी नहीं, किसी के घर आना जाना नहीं, तो वो जो घर की लेडी थी उसका टाइम पास नहीं होता था, तो वो यही टीवी वगैरह देख के, तो एक सीरियल उसको बराबर जमती थी। उसका भी पति इंजीनियर था, इसका पति इंजीनियर था, वो भी बाहर जॉब पे जाता था, ये भी जाता था, अच्छा लगता था उसको। अभी कहानी वालों को तो क्या करना है, लंबी खींचनी है ना कहानी, टीआरपी बढ़ानी है। अब रोज सवेरे उठे, मस्त खाए पिए सो गए, तो कहानी कौन देखेगा? कहानी में तो कुछ ट्विस्ट आने चाहिए ना। तो वो कहानी में ट्विस्ट आया कि पति रोज 2 घंटा लेट आ रहा है, बताता नहीं है क्या है, पता नहीं चल रहा है। यहां इसका पति भी 2 घंटा लेट आने लगा। अब यहां कारण यह था कि पति ने सोचा मेरी पत्नी रोज कुछ ना कुछ डिमांड करती है, मैं दिला नहीं पाता हूं, मेरी सैलरी लिमिटेड है ना। तो उसने सरप्राइज देना सोचा कि इसका 6 महीने के बाद बर्थडे आ रहा है, इस बर्थडे पर मेरी पत्नी को खुश करूंगा, बढ़िया सी कोई गिफ्ट दूंगा, कोई सोने का गहना बना के दूंगा। पर पैसे चाहिए ना, तो उसने एक्स्ट्रा जॉब ले ली, इसलिए वो 2 घंटा। लेकिन उस कहानी का सार ये निकला टीवी वाली का कि उस पति का बाहर कहीं एक्सटर्नल अफेयर हो गया था। लेकिन यहां पत्नी को क्या लगता है कि वहां दाल में काला है, तो यहां भी क्या तो बर्थडे आता और क्या तो वो गिफ्ट देता। 3 महीने के बाद तो दोनों फैमिली कोर्ट में जाके तलाक की फाइल लगा चुके थे। इतने कच्चे हैं हमारे रिश्ते। तभी कहा पहले घर कच्चे थे, रिश्ते पक्के थे। घर बढ़िया है, शादी में खर्चा करेंगे करोड़ों का, 5-5 दिन शादी में नाच गान चलेगा। आज मेहंदी है, आज हल्दी है, आज ये है, आज वो है, प्री वेडिंग शूट है, वेडिंग शूट है।
डेस्टिनेशन वेडिंग है, फलानी वेडिंग है, फलानी पार्टी है, ये पार्टी, पता नहीं कितने प्रकार की। लेकिन रिश्तों को टिकने की कोई गारंटी नहीं है। इतने कच्चे हो गए धागे, क्योंकि शेयरिंग, इसलिए मैंने कहा कैरिंग, देन हर रिश्ते में चाहिए केयरिंग। सास बहू का रिश्ता भी बड़ा प्यारा होता है। जब एक लड़की ससुराल में आती है तो एक ही रिश्ता ऐसा होता है जो बिल्कुल घर की तरह वो निभा सकती है। पिता की जगह ससुर मिलते हैं, लेकिन पिता की जगह ससुर को गले नहीं लगा सकती वो। भाई की जगह देवर जेठ मिलते हैं, लेकिन भाई की तरह देवर जेठ के साथ में घुल मिल नहीं सकती। लेकिन मां की जगह सास मिलती है नए घर में, उसे वो बिल्कुल मां की तरह उसकी गोद में सिर रख सकती है, उसे गले मिल सकती है, उसके साथ बैठ सकती है। लेकिन ये रिश्ता भी बड़ा नजर लगा हुआ है। एक बार एक गांव से लड़की ससुराल में आई शहर में। अब क्या होता है, कोई भी लड़की जब ससुराल में आती है तो जो सास होती है उसने बचपन से जब अपने बेटे को बड़ा किया होता है ना, तो बचपन से उसके साथ साथ एक एक सपना जुड़ता जाता है उसका। मेरा बेटा बड़ा होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, फिर ये मेरी बहू होगी, ऐसी होगी, वैसी, एक पिक्चर पहले से फ्रेम बना के रखती है सासू। मेरी बहू ऐसी होगी, आते ही मुझे कहेगी मम्मी आपने जिंदगी भर बहुत काम किया, अब मैं करूंगी, आप बैठो। सोचा होता है सास ने। सवेरे सवेरे मेरे पास आके चाय लेके खड़ी रहेगी, मम्मी जी चाय पियो। ऐसी ऐसी कल्पनाएं होती है, फ्रेम पहले बन गई, पोस्टर अभी आया नहीं है, पता नहीं कैसा आता है, पर फ्रेम बना के रखती है। दूसरी तरफ वो जो लड़की आती है ना, वो भी बचपन से एक फ्रेम बना के रखती है। दिक्कत ये होती है, उसने भी सोचा होता है मेरी सास बहुत अच्छी होगी, मुझे कहेगी बेटा सैटरडे संडे खाना बनाने की जरूरत नहीं, तू बाहर खा ले। वो बोलेगी बेटा थक गई हो तो बैठ, खाना मैं बना लूंगी, ऐसी होगी। ऐसी उसने भी क्या किया होता है। अब दोनों फ्रेमें इकट्ठी होती है, दोनों के पोस्टर अलग है। वो उसको अपनी फ्रेम में फिट करना चाहती है, वो उसको अपनी फ्रेम में फिट करना चाहती है। जिंदगी भर खींच खींच करते रहते हैं, क्योंकि अपनी फ्रेम में उसको फिट करना है ना। कहां से काटना पड़ता है, कहीं से खींचना पड़ता है। और उसी में दोनों के बीच में एक कारण और भी महत्वपूर्ण है, जो सास बहू के बीच में दिक्कतें होती है कि सास की एक उम्र होती है लगभग 45 to 50, तब उसके घर में बहू आती है। अधिकतर भारतीय परिवारों में ये जो उम्र होती है, महिलाओं के अंदर शारीरिक रूप से हार्मोनल चेंजेस की उम्र होती है। सहज रूप से महिलाओं को उस समय चिड़चिड़ापन, गुस्सा, शारीरिक थकान, शारीरिक बदलाव, ये बहुत कॉमन सिम्टम होते हैं। और उसी समय घर में बहू आती है जो अलग फ्रेम वाली, और वो कहती मैं ये करूं, ये ना करूं, मैं तो ये तो आता ही नहीं है, ये तो मैंने किया ही नहीं कभी, ये तो मैं करती नहीं हूं। वो सोचती मेरी बहू, मैं 6 बजे उठती हूँ और वो आती है, वो कहती है मैं तो रात को 12-1 बजे सोती हूँ, मैं तो 9 बजे उठूंगी। उस समय वो जो स्वभाव का भी दिक्कत है, और घर में भी नई एंट्री हो गई। वैसे भी घर में महिलाएं बड़ी सहज थी, अपने घर को मालिक होती है घर की, उसमें कोई और को हाथ से चाबियां देना या मालिक पन बांटना, ये भी थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए टकराव होता है। तो एक लड़की गांव से शहर में आई, तो उसको सवेरे सवेरे जल्दी भूख लगती थी। गांव में जल्दी उठ के खाना खाते हैं, शहर में लोग आराम से नाश्ता करते हैं, तो घर में नाश्ता बनता नहीं था। अब वो नई नई बहू है, गांव से आई है, मूंझती है। उसने रास्ता निकाला कि रात को जो खाना बनेगा
मैं थोड़ी 2 रोटी ज्यादा बना लूंगी और उसको रख लूंगी। घर के नियम ऐसे थे कि रात का खाना रखना भी नहीं है, पर वो अपने लिए छुपा के मटके के पीछे रख लेती थी 2 रोटी, और सबसे पहले उठती थी तो वो 2 रोटी पहले खा लेती थी, तो उसका काम हो जाता था। एक दिन रात को सास को प्यास लगी, वो पानी पीने के लिए उठी। अचानक उसका ध्यान गया तो कटोरी देखा तो रोटी पड़ी है। सास समझ गई कि मेरे घर में तो हम रखते नहीं है, पर जरूर ये बहू को। उसने क्या किया, देखिए, एक ही आपका छोटा सा निर्णय, एक ही आपका छोटा सा कदम कितना अच्छा काम कर सकता है। उसने गुड़ का डब्बा खोला, गुड़ और घी उस रोटी के ऊपर रख दिया और सो गई। जब सवेरे बहू जल्दी उठी तो देखा रोटी तो है ही है साथ में। बड़ी खुश हो गई वो, और ये सिलसिला रोज का हो गया, लेकिन किसी ने किसी को कुछ बताया नहीं। बहुत साल हो गया। एक बार बहू के घर में बेटा बड़ा हो गया, उसकी बहू आ गई। तो बहू ने अपनी सास को पूछा कि मम्मी जी, आपने तो मेरे को बहुत अच्छा संभाल लिया, मुझे बताओ ना, मेरे बहू को मैं कैसे संभालूंगी, मुझे क्या करना होगा। तो सास ने धीरे से इतना ही बोला, बेटा वो रोटी रखे ना तो तू गुड़ रख देना। यानी उसकी जो इच्छा हो, जरूरत हो, उसमें तुम सपोर्ट करना, विरोध मत करना। सबको जीवन जीने का हक है, सबका अपना तरीका है जीने का। सबकी आदतों को एक्सेप्ट करो, सबके संस्कारों को एक्सेप्ट करो, सबके बातों को अप्रिशिएट करो, बल्कि सपोर्ट करो। रिश्ते सपोर्ट करने के लिए मिलते हैं। अरे जिंदगी तो प्यार करने के लिए भी छोटी पड़ती है, तो लड़ाई करके काहे को उसको और छोटा करते हो। कहते हैं रिश्ते मिले हैं प्रेम के लिए, चीजें मिली है इस्तेमाल के लिए। चीजें मिलती है इस्तेमाल के लिए और रिश्ते मिलते हैं प्रेम के लिए। होता क्या है, जब चीजों से प्रेम बढ़ जाता है तो लोग रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं। आज रिश्तों में प्रेम नहीं है, रिश्तों को भी इस्तेमाल किया जाता है। जब तक जिसकी जरूरत है, जब जरूरत खत्म तो रिश्तों को ढोना भारी लगता है। फिर कहते ओल्ड एज होम में भेज दो। एक माँ के 4 बेटे हैं और वो माँ कहती है हर 3 महीने में मेरा एड्रेस बदलता है। क्यों? नोटिस आती है कि अभी दूसरे बेटे को लाभ दो। छोटेपन में 2 बेटे आपस में लड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तब उनकी लड़ाई कैसी होती है, एक कहता है मम्मी मेरी है, तो दूसरा जाके उस गोद में बैठ जाएगा, नहीं नहीं मम्मी मेरी है, मेरी है, मेरी है, ऐसे लड़ते हैं। और 25 साल के बाद वही दोनों बेटे लड़ते हैं भाई भाई। तब उनका डायलॉग क्या होता है, मां तेरी भी तो है, वो बोलता तेरी भी तो है, तू भी कुछ कर, वो बोले तेरी नहीं है तू कर। चेंज। जो मेरी मेरी कह के लड़ते थे वो अब चीजों को प्यार करने लगे हैं हम, और रिश्तों को बोझ समझने लगे हैं। और इसलिए भारत जैसे देश में जहां ये कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उसके बाद आचार्य देवो भव कहते हैं, उस देश में वृद्धाश्रम तो खुलना ही नहीं चाहिए। मैं कई युवा बच्चों को कहती हूं, जिस दिन तुम्हारे घर के माता पिता वृद्धाश्रम में जाते हैं, उस दिन से तुम्हारा घर भी घर नहीं रहता है, वो अनाथालय बन जाता है। तुम भी घर में नहीं रहते हो फिर, क्योंकि तुम्हारे ऊपर से आशीर्वाद देने वाले हाथ का साया चला गया।
अब तुम अनाथ हो गए, अब तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहा कि बेटा खाया कि नहीं, बेटा कैसे हो। इसलिए रिश्तों को समय पर संभालें, तो शेयरिंग करें। माँ बाप की दौलत को तो बांटने के लिए बच्चे तैयार होते हैं। कई बुजुर्ग जब बच्चे को विदेश में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, मैसेज करते हैं, मैं बीमार हूं बेटा आ जाओ थोड़े दिन। पड़ोसी मैसेज करते हैं तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, नहीं आते। एक बार एक बुजुर्ग ने बीमार थे तो पड़ोसी को बोला मैसेज कर दो कि तुम्हारे पापा प्लॉट बेच रहे हैं। क्या हुआ? पिता की माता की संपत्ति का तो बंटवारा कर लेते हैं, क्यों नहीं उसके प्यार का बंटवारा कर ले? क्यों नहीं उनके संस्कारों को भी थोड़ा थोड़ा बांट के ले ले? क्यों नहीं उनके दिए हुए आदर्शों को ही ले ले? क्यों नहीं उनकी ममता को ही थोड़ा थोड़ा ले ले? यही तो सच्चा वर्षा है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा हम लोग आजकल ये कार्यक्रम चलाते, घर बने मंदिर। रिश्तों की जहां पूजा होती है वो मंदिर होता है। मंदिर अर्थात जहां बाहर के चप्पल अंदर नहीं लाए जाते हैं, अर्थात बाहर की धूल रिश्तों में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। लेकिन आजकल जब तीसरे को देखते हैं, दूसरे के घर को देखते हैं, तब अपने घर में डिस्पुट्स होते हैं। क्यों दूसरों को देखें? इसलिए बाहर का चप्पल न लाने का मतलब यही है कि घर में दूसरों को देख के ना चले कि किसी और के घर में क्या होता है। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, इसमें मुझे कैसे अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे को। दूसरी बात, मंदिर वो होता है जहां समय अनुसार आरती, पूजा, घंट सब कुछ बजता है। हमारे घरों में भी दिनचर्या हमें बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, और हम कहते हैं, घर में कोई आके कहेगा ना आपको आपका घर बड़ा अच्छा है, तो लोग क्या बोलते हैं? भगवान का दिया हुआ है। बोलते हो कि नहीं? आपके बच्चे बड़े प्यारे, भगवान के दिए हुए, बोलते हैं ना। तो जब भगवान का दिया हुआ है तो सुबह और शाम कम से कम उसे घर में आह्वान तो करो, उसे याद तो करो। जिस घर में माता पिता सुबह उठकर भगवान के सामने बैठते हैं, अच्छे विचार प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चे ऑटोमेटिक सीखते हैं। आजकल माँ बाप बच्चों से बहुत परेशान होते हैं, कहते हमारे बच्चे कुछ सुनते ही नहीं, हम कहते वो मानते ही नहीं। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं बच्चों को, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते पता है? क्योंकि जो हम बोलते हैं ना वो हम करते नहीं है। बच्चे को कभी फोन की स्क्रीन पर किसी का नंबर दिखाई देता है ना, तो पिता अपने बेटे को बोलता है बेटा फोन उठा के बोल दे तो अंकल जी को कि पापा घर पे नहीं है। करते हो कि नहीं? फिर वो बेटा भी इतना मासूम होता है, वो फोन उठा के बोलता है पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। राइट? जो कहना है, जो सिखाना है, वो पहले करना पड़ेगा। कह के नहीं सिखा सकते आजकल आप, करेंगे तो सीखेंगे। हमने अपने बुजुर्गों का सम्मान किया, हमारे बच्चे हमारा सम्मान करेंगे। जिस घर में पति अपनी पत्नी को बुरा भला बोलते, गाली बोलते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, कभी कभी तो हाथ भी उठता है, उस घर के बच्चों को कभी किसी नारी का सम्मान करना नहीं आएगा, क्योंकि उसने देखा नहीं है अपने घर में मां का सम्मान। आज आप अपने बच्चों को क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सोचिए।
उनके सामने आप लड़ाई करते हैं, बच्चे सीख जाते हैं। उनके सामने आप वाद विवाद करते हैं, बच्चे सीख जाते हैं। उनके सामने आप दूसरों की बुराई करते हैं, बच्चे भी सीख जाते हैं। उनके सामने आप सिगरेट पीते हैं, बच्चे सीख जाते हैं। उनके सामने आपके घर में शराब की पार्टी हो रही है, बच्चे सीख जाते हैं। मंदिर वही होता है जहां शुद्धता होती है। दिनचर्या अच्छी रखें, शुद्धता रखें। शुद्धता केवल शारीरिक रूप से स्नान करने से नहीं आ जाती है, वो तो रोज हम कर लेते हैं। घर का आंगन भी रोज साफ करते हैं ना। लेकिन अपने आप से पूछो, मैंने अपने मन को कब स्वच्छ किया? मन में कितनी पुरानी पुरानी बातें स्टोर करके रखी है। कई माताएं हमको बोलती है, दीदी आप सुनाते हो ना तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें याद नहीं रहता है ना। तो हम बोलते क्यों याद नहीं रहता? बोलते हमारी याददाश्त नहीं है, दिमाग ऐसा ही है। तो मैं उनको धीरे से पूछती हूं कि 20 साल पहले आपके घर में जब भाई भाई अलग हुए थे, उस दिन क्या हुआ था? क्या होता है? वो पूरी रनिंग कमेंट्री शुरू करती है। ऐसा खाना बना था उस दिन, ये टाइम था, फिर उन्होंने ऐसे शुरुआत की, फिर ये हुआ, फिर उनको वो मिला, फिर हमको ये मिला, ऐसी बात हो गई, वो हो गया। आंखों देखा हाल, सब कुछ याद है। कितना साल हो गया? ऐसी तो कितनी बातें याद होगी, होता है कि नहीं? और अभी जो सुन रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि मेमोरी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, फुल है, इसलिए अंदर जाता ही नहीं है। तो क्या करना पड़े? मन की स्वच्छता करनी पड़े। पहले तो मन से पुरानी बातों को डिलीट करना पड़े। इसलिए किसी ने कहा है, अगर करना है दिल को साफ, अगर करना है दिल को साफ तो कर दीजिए सबको माफ। बस इतना ही करना है। जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हमारे अंदर से वो कड़वी यादें, वो दुख भरी बातें, वो पुराने झगड़े, वो पुरानी टेंशन अंदर से निकलती ही नहीं है। आप यहाँ आए हैं, ये मेडिटेशन सीखने का स्थान है। मेडिटेशन का मतलब है मन की धरनी को स्वच्छ करो, उसमें प्रभु को बैठने दो। भगवान भी कहाँ बैठेगा? जहाँ स्वच्छता होगी। तो दिल में प्रभु कब बैठेंगे? जब दिल में से पुरानी बातों का किचड़ा निकाल देंगे। चलिए 5 मिनट हम सभी बैठेंगे। अपने घर के साथ साथ सबसे पहले मैं अपने मन की सफाई करूं। याद कीजिए, ये जीवन का अवसर मिला, मैंने एक कई वर्षों की लंबी यात्रा अपने घर परिवार के साथ की है। इस जीवन में बहुत से लोगों से मेरा संबंध है। कोई मेरे खून के रिश्ते हैं, कोई प्यार के रिश्ते हैं, कोई लेन देन के रिश्ते हैं, कोई पड़ोस के रिश्ते हैं, कोई धर्म के रिश्ते हैं। अनेक जीवात्माओं के साथ मेरी जीवन यात्रा चली है। पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब किताब से जीवन में संबंध मिलते हैं। इन संबंधों में कभी जोश में आकर, आवेश में आकर, संशय में आकर, अनुमान लगाकर मैंने किसी को कुवचन बोले,
कटु वचन बोले, किसी की निंदा की, पर चिंतन किया, दुख दिया, ये मेरे मन पर बोझ है। ये उस आत्मा की तरफ से जरूर मुझे भी दुख भरे वाइब्रेशन आ रहे हैं। आज मैं भगवान के घर में प्रभु शरण में आई हूँ। मुझे अपने घर को, अपने मन को मंदिर बनाना है, तो मैं इन बोझ से अपने आप को मुक्त करूं। सच्चे दिल से परमात्मा को साक्षी रखकर उन सभी जीवात्माओं से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। हे जीवात्माएं, मेरे मन, वाणी, कर्म से मैंने आपको किसी भी समय, किसी भी कारण दुख दिया, आपको हर्ट किया, आप मुझे क्षमा करें। अब अपने अंतःकरण में ये देखें कि मैं कितने लोगों से कभी दुखी हुई, चिंतित हुई, नाराज हुई, कभी मैंने इंसल्ट फील किया, किसी का बोलना, किसी का चलना, किसी के शब्द, उससे मैं आहत हुई, मैंने उनसे नफरत रखी। आज उन सब को क्षमा कर दें, क्योंकि क्षमा ही बलवान का लक्षण है। माफ कर दे सबको, बीत गई बातों को फुल स्टॉप लगा दे और जीवन में आगे बढ़े। स्वच्छ मन होगा तो शांति का अनुभव होगा। जो भी हुआ, एक ही बात याद रखिए, सब निर्दोष है। ये संसार की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। सृष्टि रूपी नाटक है, जो होता है सब में कल्याण है। स्वच्छ कर दे मन को और मन में प्रभु की प्यारी मूरत को देखें। अपने शक्तिशाली किरणों से परमात्मा प्रेम बरसा रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं। अपने दामन को खुशियों से भर लें। इस वातावरण की पवित्रता से अपने आप को भर लें। मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ, प्रभु की प्रिय आत्मा हूँ। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं स्वयं एक मूर्ति हूँ। मेरे में दिव्य गुणों के अलंकार हूँ। मेरे घर के प्रत्येक व्यक्ति को याद करके विचार करें, ये सभी देव आत्माएं हैं। ये भी प्रभु की प्यारी संतानें हैं। सभी निर्दोष है, सभी बहुत अच्छे हैं। मुझे हर एक को प्यार देना है, सम्मान देना है, सहयोग देना है। सबकी बात को दिल से सुनना है। सुख देंगे तो सुख मिलेगा। आंखें खोल दे। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन हम अपने मन के
बोझ को जब हल्का करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मंदिर में ये प्रतिदिन स्वच्छता जरूर होनी चाहिए और पूजा करनी है गुणों की, व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की, चित्र की नहीं, चरित्र की। जहां भी कोई गुणवान है उसे मन से नमन करो, हर एक से गुण सीखो। अगर हमारी दृष्टि ही अवगुणी रहेगी तो हम सबसे अवगुण ही देखेंगे। इसलिए कहते हैं कि कोई कीचड़ में भी कमल देखता है और खुश रहता है, कोई चांद में भी दाग देखता है और उदास रहता है। वो चांदनी का सुख नहीं लेता है लेकिन चांद में भी दाग देखता है। ऐसे ही हम सब क्या रिसीव करते हैं अपने अंदर, ये हमारे हाथ में है। किसी में कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसमें एक भी गुण ना हो? ऐसा तो कोई नहीं होगा। आपको क्या लेना है? किसी मार्केट में, किसी दुकान में आप जाते हैं तो आप ये तो नहीं कहते कि तुम्हारे दुकान में ये माल क्यों नहीं रखा है, तुम्हारी दुकान में वो माल क्यों नहीं रखा है। आपको जो चाहिए वो आप लेते हैं, नहीं तो आप दूसरी दुकान में चले जाते हैं। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर गुण देखेंगे तो ये सच्ची पूजा है। गुणों को देखना, गुणों को एप्रिशिएट करना ही पूजा है। साथ ही साथ मंदिर में घंट बजाते हैं जब हम प्रवेश करते हैं। ये आह्वान है कि मैं एक अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहा हूं। तो रोज सवेरे सवेरे अपने मन में एक घंट बजाएं कि आज का दिन मेरी लाइफ का एक बहुत वंडरफुल दिन है, मुझे आज पूरा दिन खुश रहना है, मुझे आज के दिन को भगवान ने देखने को दिया है तो मुझे इसको सफल करना है। ऐसा अपने अंदर बार बार खुद को याद दिलाएं। मुझे आज का दिन बहुत अच्छा बिताना है, मुझे आज सारा दिन स्माइल करना है, मुझे आज सबको खुश करना है। हो सकता है कि नहीं? यही है सच्ची घंटी। मंदिर में प्रसाद जरूर होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि घर में कोई आए या आपसे कोई मिले तो भले आप उसको शरबत ना पिला सको, मिठाई ना खिला सको, परंतु कम से कम मीठा बोल तो सकते हो। जो भी मिलेंगे उसको स्माइल तो दे सकते हो। तो मिठास हमारे भाव में हो, मिठास हमारे शब्दों में हो। कितनी भी कड़वी बात हो, कोई तकलीफ हो गई, नुकसान भी हो गया, कभी बताना भी पड़ता है। आप बड़े हैं, बताना भी पड़ता है मान लीजिए, लेकिन बताने का तरीका इतना अच्छा हो। जैसे वो दवाई के अंदर एक कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल के अंदर जो पाउडर होता है ना बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसीलिए वो कंपनी वाले ऊपर क्या करते हैं, कैप्सूल कोटिंग बना के देते हैं। वो कोटिंग जो होता है वो कड़वा नहीं होता है, वो एक बार गले उतर जाता है ना, फिर अंदर जाके वो पाउडर काम का है, वो मिक्स हो जाएगा ब्लड में। लेकिन पहले गले तो उतरे। आप भी किसी को कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अगर गले उतरे ऐसी बात नहीं बोलेंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं। इसलिए वो कोटिंग क्या है, वही प्रसाद है ना। मिठास से बोले, कितनी भी कोई बात हो अच्छे तरीके से बोले। और मंदिर में ऊपर ध्वज होता है, तो हम सब याद रखें कि हम नीचे के सारे काम करें, नीचे के सारे रिश्ते निभाएं, लेकिन ये ना भूलें कि ऊपर वाले से हमारा कनेक्शन होना चाहिए। एक गोताखोर जब समुद्र की गहराई में जाता है तो वो मोती ढूंढता है, अच्छी चीजें ढूंढता है, लेकिन उसका ध्यान ये भी रहता है कि ऊपर ऑक्सीजन का कनेक्शन ऊपर से है, अगर वो मेरा टूट गया तो ये मोती ढूंढने के बजाय मैं खुद ही दफन हो जाऊंगा। तो हम भी संसार के मेले में आए हैं, सब कुछ कीजिए, नाम कमाइए, धन कमाइए, रिश्ते जोड़िए, परंतु ऊपर हमारा कनेक्शन है किसके साथ? परम पिता के साथ। तो परमात्मा पिता से भी जुड़े रहिए। प्रतिदिन कम से कम एक बार तो उसकी तरफ देखिए, थोड़ी देर तो उससे बात कीजिए। भगवान आपने मुझे भेजा है, आप मुझे बताइए मैं ठीक काम कर रहा हूं कि नहीं, है ना। ये जरूर सोचे।
तो ये जो प्रतिदिन की परमात्मा से वार्तालाप होगी तो आपका घर, आप स्वयं एक मूर्ति बन जाएंगे और आपका घर और आसपास का वातावरण एक मंदिर बन जाएगा। तो तन भी स्वच्छ, मन भी स्वच्छ और धन भी कमाएं तो इतना ज़रूर याद रखें कि केवल धन नहीं कमाना है, दुआएं भी कमानी है। कभी कभी हम बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत धन कमाने की सोचते हैं और बहुत धन कमाने में कभी कभी धन भी ऐसा कमाते हैं कि हम उसी में उलझ जाते हैं। तो धन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो और तन भी शुद्ध हो। तो मेरी हार्दिक शुभकामना है कि परमात्मा से आप वो शक्ति भर के जाएं, वो मार्गदर्शन प्राप्त करें और प्रतिदिन करें और आपके घर को ऐसे संवारे कि जो कोई आए उसे याद रह जाए कि आपके घर आए तो बड़ा अच्छा लगा, आपसे मिले तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसी जीवन और ऐसा वातावरण हमारे विचारों से ही बनता है, हमारे ही व्यवहार से बनता है। बनी बनाई शांति कहीं होती नहीं है, शांति विचारों से होती है। आप यहाँ शांति का अनुभव करते हैं क्योंकि यहाँ जो भी लोग आते हैं वो इस स्थान पर बैठकर अच्छे विचार करते हैं, वो परमात्मा से बातें करते, वो अपने मन की कमियों को परमात्मा को अर्पण करते हैं। इसलिए इस स्थान पर आपको शांति का अनुभव हो रहा है। यहाँ जो भी बहनें भाई रहते हैं वो तपस्वी है, वो त्यागी है, वो स्वार्थ से नहीं जीते हैं। वो सुबह 3:30 बजे उठकर तपस्या करते हैं और क्या कहते हैं, हे प्रभु सारे विश्व का कल्याण हो। वो ये नहीं कहते कि मैं खुश रहूं, वो ये कहते हैं कि सभी खुश रहे। इसलिए इस वातावरण में आपको क्या लगता है, कल्याण, सुख, शांति। तो यही चीज आपके घर में कब होगी, जब आप भी ऐसी भावना रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी दीदी आएंगे, आपसे बहुत अच्छी बातें करेंगे कुछ। हाँ नहीं, अभी 5 मिनट के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। दीदी आप लोग ऊपर आ जाइए और भी जो बहनें हैं ऊपर आ जाइए, सभी समर्पित बहनें ऊपर आ जाइए। हमको अपने अपने घर और परिवार को अपनी आंखों के सामने इमर्ज करके एक प्यारे से गीत पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज कहो, डांस कहो, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा ऐसा है ना, ठंडक है और बाहर गर्मी है तो अंदर आके थोड़ी सी नींद आ जाती है।